डाल्टन के हिसाब से अगर कभी भी कंपाउंड बनना है तो दो एलिमेंट मिलेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे और उनका रेशियो होगा सिंपल रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन्स निकल के आए थे वो क्या थे? एसटीपी पे एक मोल दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, कहां पे? एसटीपी पे। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा एक मोल पे? बेसिक्स हैं, समझने बहुत जरूरी हैं, इनको नहीं समझोगे काम नहीं चलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लासेस फॉर एनएससीजेएस। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक और सबसे क्रूशियल टॉपिक, वो है मोल कॉन्सेप्ट। इसके 3 लेक्चर्स रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस पूरे 3 लेक्चर्स में सब कुछ सीखें जो आपको एनएससीजेएस में हेल्प करेगा। न सिर्फ वहां पे ओलंपियाड्स के लिए हेल्प होगी, बट साथ में ये आपके बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा कि आप 11th के क्वेश्चंस को भी इसमें अटेम्प्ट कर सको। तो आज देखते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम हमारे लेक्चर की विद द बेसिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी ने हमको समझाया था कि हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे समझने होते हैं। इसी ने हमको एक्सप्लेन किया था कि पार्टिकल्स रिएक्ट कैसे करते हैं और बेसिक जो केमिस्ट्री के लॉज हैं उनका जो हाइपोथेसिस हुआ था वो इसी की हेल्प से हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिस्ट्री जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मास, एवरेज मास और लास्ट में आएगा फिर हमारा मोल कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो सिर्फ आपको करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट फ्रॉम द ओलंपियाड्स हैं। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें से मैंने कुछ अच्छे पीवाईक्यूज उठाए हैं। ट्राई कीजिए आप इस लेक्चर को पूरा देखें और जो लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ें और अंडरस्टैंड करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई आपका हेल्प करेगा वहां पे, या तो हो सकता है हम टीचर्स ही आपकी वहां पे हेल्प कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम सबको पता है एटम एक ग्रीक वर्ड एटमोस से आया है, जिसका मतलब होता है वो पार्टिकल जो किसी भी मैटर को बनाते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो इंडियन मींस हमारे एक महर्षि कणाद थे, उन्होंने भी इसके बारे में डिस्कवरी की थी और हमें काफी सेंचुरीज पहले बता दिया था। बट जो मॉडर्न कल्चर है उसके हिसाब से देखें तो एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस। जस्ट अ सेकंड, एटम्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमोस और इस वर्ड का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल्स जो इनडिविजिबल होते हैं। डाल्टन ने इसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और कहा जाए देखा जाए तो डाल्टन की ये थ्योरी ही रीजन है कि हमें आज केमिस्ट्री को इतना अच्छे से समझने में हेल्प मिलती है, उसका मौका मिलता है। तो देखते हैं सबसे पहले थ्योरी कब दी थी उसने? ही गिवन द थ्योरी इन 1808, 1808 में थ्योरी दी गई थी। और उसके बाद ऐसा नहीं कि ये थ्योरी कंप्लीट है, हम नहीं बोल सकते कि थ्योरी कंप्लीट है क्योंकि इसमें काफी सारे फॉल्ट्स हैं, काफी सारे मिसकंसेप्शंस थे। बट आप देखिए कि आज से लगभग 200 साल पहले थ्योरी दी गई थी और उस टाइम पे कोई डिवाइसेस नहीं थे। जो भी थ्योरी उन्होंने दी है वो अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे या जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर पाए थे उसके डेटा के बेस पे उन्होंने वो थ्योरी दी थी। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो उसके बारे में कही थी वो थी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये पार्टिकल्स जो कभी टूटते नहीं है, जो कभी भी विभाजित नहीं हो सकते, उनको क्या बोला गया? एटम्स बोला गया। आगे बात करते हैं उसकी। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करते। वो किससे बनेगा? एटम से बनेगा। केमिस्ट्री का सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल जो भी हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर एलिमेंट कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं और फिर पूरा मैटर जो हमारी सराउंडिंग में है वो बनता है। सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एलिमेंट्स किससे बनते हैं? एटम से। तो किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, मतलब वो सब एटम्स सेम होंगे। कैसे? वो सब सेम होंगे साइज में, सब सेम होंगे उसकी केमिकल नेचर में, फिजिकल नेचर में। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। उसके बाद ने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सपोज कीजिए एलिमेंट ए और एलिमेंट बी की बात कर रहे हैं, ये किसके हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग? डाल्टन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो डाल्टन ने बोला था कि अगर 2 एलिमेंट ए और बी है तो उनकी सब प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होगी। भले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, भले केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट जो है इसका, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। के हिसाब से अगर कभी भी कंपाउंड बनना है तो 2 एलिमेंट मिलेंगे, केमिकली रिएक्ट करेंगे और उनका रेशियो होगा सिंपल रेशियो। ऐसा नहीं कि रेशियो बड़ा नंबर हो सकता है, उसने बोला कि नंबर रहेंगे, सिंपल नंबर्स रहेंगे। एग्जांपल देख सकते हैं आप 1:1, 2:2, 2:3, 1:2 भी बोल सकते हैं। सिंपल रेशियोज हैं, सिंपल नंबर्स हैं। तो डाल्टन के हिसाब से इस तरीके से कभी भी जब कंपाउंड बनेगा तो एलिमेंट्स में रिएक्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
Atoms cannot be created, destroyed or transformed into atoms of other elements. ध्यान रखिए इस चीज के बारे में, जो उसने बोला कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स है उनको हम दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, उनको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उनको हम कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते वन टू अनदर में। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही आगे जाके हमें कुछ और पता लगने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये थ्योरी अपने आप में सफिशिएंट थी? आंसर है नहीं। क्या ये थ्योरी लॉन्ग लास्टिंग थी? आंसर अगेन नहीं है। बट इसको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज जब भी, एक सिंपल सा एग्जांपल सभी लोग दिया करते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं तो हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, वही तुमको करना है। हमें यहाँ पे देखना है कि जब हम केमिस्ट्री के हाई कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो शुरू कैसे हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक था उस टाइम के हिसाब से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं तो इसके फेलियर्स, ये स्टार मार्क कर लेते हैं। अच्छा देखिए, ओलंपियाड्स स्पेशली एनएसजेएस का एक ट्रेंड है, वो थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, वो पूछता है लॉजिकल क्वेश्चन। और हमेशा ऐसा देखा गया है कि किसी भी एक क्वेश्चन में वो 2 या 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करेंगे और फिर वहां पे पूछेंगे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बट हो सकता है कि अगर आपकी अप्रोच सटीक रही हो, आपका लॉजिक सटीक लगाओ, तो आपको एक लाइन में 2 लाइन में उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्त स्टूडेंट्स जो भी है आप सब यहीं पे हैं, चलिए आगे चलते हैं। और अब इसके बात करते हैं फेलियर्स की। तो फेलियर सबसे पहला, सबसे खास फेलियर कौन सा था इसका? वो था इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने बोला एटम्स इंडिविजिबल हैं, किसी चीज से नहीं बनते हैं, बट रियलिटी में तो एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनते हैं ना। याद है ना ये चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सपोज कीजिए आप क्लास 8th में देख रहे हैं, क्लास 7th में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ एटम्स कैसे बनते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे देखा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो डेफिनेटली अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई पहली बार अगर यहीं से देख रहा है तो ट्राई कीजिए कि पहला लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख के आइए और फिर वापस से यहां पे आकर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड चीज देखते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। उसने ये तो बता दिया कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, बट वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि वो कंपाउंड क्यों बनाते हैं। ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, वहां पे भी इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि केमिकल बॉन्ड या कंपाउंड्स बनते क्यों है, ऐसा क्या है कि एटम को अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाके कंपाउंड बनाना पड़ रहा है। समझ में आ रही है ना बात आपको? ये जरूरी है, रीजन समझना है। भले ये थ्योरी आपको याद ना रहे, इसके कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज याद ना रहे, नो इश्यूज, बट आपको इसके रीजंस याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। It failed to explain the nature of forces that bind together different atoms in the molecule. उसको इंटरपार्टिकल फोर्स के बारे में नहीं पता था, उसको इंट्रा पार्टिकल फोर्स के बारे में नहीं पता था। तो देखा जाए तो ये दोनों फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अभी नहीं पता है तो कुछ लेक्चर्स पे पता लग जाएगा। अगेन मैं आपको बोल चुका हूं, पहले एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल के साथ में आएगा वो, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होते हैं, इंट्रा पार्टिकल फोर्स क्या होते हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फिर मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे वहां पे। तो ये सारी चीजें कहां पे पढ़ेंगे हम लोग? उस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। गैसेस के कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उनमें से एक रूल था गै-लुसैक्स का लॉ, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद में बात करते हैं, इट डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं? मॉलिक्यूल अलोन सरवाइव क्यों कर पाते हैं, एटम अलोन सरवाइव क्यों नहीं कर पाते? पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। आई होप यहां तक का सब कुछ क्लियर है। आपको जब भी कुछ पॉइंट्स देखने तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं साइड में हट जाऊंगा ताकि आप लोग उसको देख सके, पॉज कर सके और फिर उसको लिख सके। आई होप यहां तक का क्लियर रहेगा। आगे चलते हैं। मैं पेस ट्राई रखूंगा, पहला लेक्चर है तो मेरी तरफ से तो मैं रखूंगा कि पेस नॉर्मल रहे, आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ कोप अप कर सके। नेक्स्ट अब लोग स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये 4 या 5 लॉ जो हमको पढ़ने हैं बहुत खास है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग आगे भी एक्सेल करेंगे और इनसे क्वेश्चन आते हैं।
ऐसा नहीं हर बार आएंगे, बट इनसे जब भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन जो हाईली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ क्लास में करवाऊंगा, और फिर जब आप इसकी शीट्स वगैरह देखेंगे तो आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको ऐप पे शीट मिलेगी वहां पे इसके और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर के बाद में हो सके तो उसी दिन ऐप से वो शीट लेके उसमें से क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप ये क्लियर रहेगा सभी को। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप लोग बोल सकते हो LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिया किसने था? एंटोइन लेवोइसियर। आपको पता है इनको क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके पिताजी कहे जाते हैं ये। अच्छा, पिताजी ये है तो माताजी कौन है, और दादाजी कौन है, और नाना जी कौन है? पता लगे तो बता देना, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, इसको टेस्ट किया था लैंडोल्फ ने किया था। अब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, जो केमिकल कॉम्बिनेशन का स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑल फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस में टोटल मास ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। मास कंजर्व रखना है हमें, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? मास कंजर्व रखना है, मास जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि एक रिलेशन है E इक्वल्स टू mc², उसके हिसाब से एनर्जी और मास टोटल कंजर्व रहते हैं। अगर मास का वहां से क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। तो पूरे सिस्टम का एनर्जी और मास कंजर्व रहता है। बट केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या बात करने वाले हैं? केमिस्ट्री में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिर्फ हम मास को कंजर्व रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स, मास को कंजर्व रखेंगे सो दैट हमारे जो रिएक्शंस हैं वो काम कर सके। अच्छा, ये लॉ क्या सब जगह एप्लीकेबल है? आंसर है नहीं। ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल रहेगा जब हम बात करेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल इक्वेशंस की। एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहां पे A + B गिव्स यू C + D। तो बच्चा लोग इसको ध्यान से देखो, ये जो साइड है, ये तीर का निशान किधर जा रहा है? इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ लोग जो छोटी क्लास के होंगे वो भी जुड़े हैं, तो पहली बार उनको दिखा देता हूं कि केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं, ये तीर का निशान इधर जा रहा है, तो इनको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट। मतलब ये क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे। प्लस का मतलब क्या हो गया? रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया? C और D। इनको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट। तो इनके रिएक्शन से क्या बनेंगे? ये प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि इनका जो टोटल मास रहेगा स्टूडेंट्स, इनका जो टोटल मास रहेगा वो इनके टोटल मास के बराबर ही होगा, कुछ भी हो जाए। अगर आप उसको बराबर नहीं कर पा रहे तो दो चीज हो सकती है। पहला, आपने रिएक्शन या जो केमिकल इक्वेशन है वो पूरी नहीं लिखी है, और दूसरा, आपने उस पूरी रिएक्शन को गलत लिख दिया है। हाँ, बात तो सही है, दोनों सेम ही तो होंगे, बट ये ध्यान रखना है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे? सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिडेट हो गया। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा था वो। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यही तो मैंने बोला। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है। यहां से एक्सेप्शन निकल के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ओलंपियाड में पूछा जाए ये। अगर आप सपोज कीजिए कि आप कंटिन्यू तैयारी करते रहते हैं और आप फिर नीट के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, किसी मॉक टेस्ट में आ सकता है। तो कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता हुआ नहीं देख सकते। देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, यहां पे हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, बिल्कुल ये केमिकल रिएक्शन है, बट इसमें कभी भी आप देखोगे हर बार 10 में से 10 बार यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया जाएगा। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, जैसे यूरेनियम को जब हम यूज करते हैं किसी पावर प्लांट में, तो जब उसका फ्यूजन होता है वहां पे, तो उसको देखने के बाद आपको दिखेगा कि नहीं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास शायद पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बेसिस पे एक छोटू मोटू क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए है। आप उसको वीडियो को पोस्ट करेंगे क्लास के बाद, मतलब क्लास के दौरान भी पोस्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, The weight of BaCl2 would react with 24.4 ग्राम सोडियम सल्फेट। अब देखो,
हो सकता है हमें इसकी रिएक्शन नहीं आती हो सकता है हम क्लास 7th या 8th में इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ वर्ड्स पे खेलेंगे। किस पे खेलेंगे बेटा? अभी फिलहाल वर्ड्स पे। यहाँ पे वर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। पहली चीज क्या दिख रही है आपको? BaCl2। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम सल्फेट से। तो ये लिखो यहाँ पे BaCl2 रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। किया। इसका मास कितना है बच्चा? इसका मास है 24.4 ग्राम। सॉरी, इसका मास तो उसने पूछा है। देखो टीचर से भी गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। इसका मास कितना मान लेते बेटा? x। इसका मास कितना है? 24.4 ग्राम। अच्छा, इनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है? प्रोड्यूस क्या कर रहा है? तो एरो लगा दो यहाँ पे, ये एरो लगा दिया। प्रोड्यूस क्या किया? बेरियम सल्फेट। क्या प्रोड्यूस किया? बेरियम सल्फेट। और साथ में क्या प्रोड्यूस किया बच्चों? साथ में प्रोड्यूस किया गया है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ठीक है भैया, बेरियम सल्फेट का मास कितना है? 46.6 और सोडियम क्लोराइड का मास कितना है? 23.4। मेरी मैथ्स कमजोर हो सकती है बट मुझे ये तो पता है कि इसका टोटल मास इसके टोटल मास के बराबर होना चाहिए। तो स्टार्ट करें एक बार, चलो देखते हैं। ये हुआ x प्लस 24.4 मस्ट बी इक्वल टू 46.6 प्लस 23.4। आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। आपको चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 46.6 प्लस माइनस, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 45.6। मेरी मैथ्स में फिर बोल रहा हूं वीक है। इसको इससे माइनस किया, माइनस का 1 बचा, 45.6। 45.6 प्लस, अच्छा चेक भी कर सकते हैं। सपोज करो कि हमसे गलती हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, 19-20 का अंतर आ गया, तो कैसे चेक करेंगे? इसका टोटल मास वापस से चेक करना, इसके बराबर आ जाएगा। इसका टोटल मास कितना हो रहा है? इसका टोटल मास हो रहा है 80। इसका कितना होना चाहिए? 24.4, 80। तो हमारा मास ऑफ BaCl2 कितना आ गया? 45.6 आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चलो। और ये वाला क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए, तुमको चेक करना है क्या इस रिएक्शन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या ये न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या? नहीं, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? अच्छा याद भी कर सकते हो। देखो ऐसा है, तुम्हें अगर किसी भी केमिस्ट्री के एग्जाम को क्रैक करना है, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम अगर तुमको केमिस्ट्री का क्रैक करना है तो तुम आदत डाल लो कि जब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे हर दिन 10 रिएक्शंस याद करोगे। तुम्हें नहीं पता होना चाहिए उसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले याद कर लो उसको। क्यों? केमिस्ट्री में रिएक्शंस का डेटा बहुत सारा। अगर आप उसको याद करने लगोगे और धीरे धीरे जब आप उससे दोस्ती हो जाएगी तो फिर आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो भी रिएक्शंस दूसरों को डिफिकल्ट लगेगी आपको तो पहले से पता है, आप बस उनको लिखोगे, बैलेंस करोगे, काम हो गया। तो ट्राई करो 10 रिएक्शन, 5 रिएक्शन, 5 से 10 रिएक्शन, 5 to 10 रिएक्शंस एवरीडे आप याद करो। 10 दिन भी करोगे तो 50 रिएक्शन हो जाएगी। फिर रिवाइज कर लो, फिर 10 दिन बाद और रिएक्शन याद करो। कम से कम आप अगर महीने भर इस रूटीन को फॉलो करोगे तो आप 150 180 रिएक्शंस को आप याद रख पाओगे बिना किसी कंफ्यूजन के। 150 नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा आप लोगों से स्टार्टिंग में। 100 रिएक्शंस आप आराम से याद कर लोगे अगर दिन भर की 3 भी याद करते हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। CaCO3 जब हीट करेंगे, अच्छा हीटिंग के लिए साइन क्या लगाना है बेटे? डेल्टा। ठीक है, तो क्या बनाएगा? हीटिंग करेंगे तो क्या बनाएगा? CaO और CO2। आपको इसके मासेस के हिसाब से उसको वैलिडेट करना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और उसको फिर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लॉ की। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लॉ है ये, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब उनका अनुपात कांस्टेंट रहेगा। किनका? अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो लॉ बोलता है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज
contains same elements combined in same proportion by mass। ये है लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे खत्म हो चुकी है कि किसी भी कंपाउंड में हमेशा जो एलिमेंट थे, सपोज कीजिए कंपाउंड है XY, इसके जो एलिमेंट है कौन कौन हो गए, X एंड Y, तो उनका जो मास रेशियो होगा वो हमेशा साथ साथ फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इतनी सी बात है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। याद हो गया, किसने दिया था, जोसेफ प्राउस ने। ठीक है, इसका एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है इसका अमोनिया। अमोनिया ऑलवेज हैज फॉर्मूला NH3। ठीक है, दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑलवेज कंटेन्स वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ गया ना। ये अगर मैंने NH3 लिखा, आप यहां देखोगे तो ये एक नाइट्रोजन के एटम से और 3 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है। वापस बोल रहा हूं, एक नाइट्रोजन के एटम और 3 हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं नहीं सर आज मेरा मूड खराब है, आज मैं इसको अमोनिया बोलूंगा, ऐसा है क्या? या फिर ऐसा नहीं नहीं सर मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा आज ट्यूसडे है, आज इसको अमोनिया बोल दे, ऐसा कुछ है नहीं। अमोनिया का फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहेगा, वो कितना रहेगा, NH3। समझ में आ गया। और अमोनिया का मास भी फिक्स है। अमोनिया का मास कितना रहेगा, देखिए अगर आप थोड़े बहुत भी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मास और एटॉमिक नंबर जानते हैं तो आपको पता होगा अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 ग्राम, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 3 का कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, और ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 17। तो अमोनिया NH3 का मास कितना होगा 17 ग्राम। याद रखो दोस्तों, आप लोग अभी भी कंफ्यूजन में आओगे थोड़े थोड़े टाइम पे, मैं बोल रहा हूं अमोनिया, फिर आप लोग बोलोगे सर अमोनिया और अमोनियम तो सेम होता है। नहीं, अमोनिया अमोनियम डिफरेंट होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आई होप ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको और समझते हैं एक एग्जांपल से। अच्छा एग्जांपल है ये, आपको अपनी शीट में भी मिलेगा जो आपको ऐप पे मिलेगी। ये एग्जांपल्स अच्छे हैं इसलिए इनको दोनों जगह पे पढ़ा रहा हूं मैं, आपको हेल्प लगेगी इससे। आगे चले, क्वेश्चन सिंपल सा एग्जांपल है, CO2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। आपको कुछ मेथड्स दिए गए हैं A, B, C, और इनके यूजेज के हिसाब से, इनके यूज करके आप क्या बना सकते हो CO2। ठीक है, तो CO2 को बनाने का पहला मेथड क्या है, आप कार्बन लो, उसको बर्न कर दो। कार्बन को बर्न करना मतलब उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, ऑक्सीजन से। कार्बन को बर्न करने का मतलब क्या है, उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, ऑक्सीजन से। तो C + O2 से क्या बना, CO2। अच्छा बताओ, इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है भैया, इसका रेशियो है कार्बन 1 है और रेशियो इसका ऑक्सीजन का कितना हो गया 2। मास के हिसाब से देखें तो कार्बन का एक एटम कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन के 2 एटम दिए हैं, 16 का 1 होता है, 16 के 2, तो ये 16 32। इसको सोल्व करोगे तो 3⁸ आ गया। यहां पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और वापस यहां से क्या निकल के CO2, इसके अंदर भी रेशियो क्या सेम बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। हाँ, इसके अलावा जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को HCl एसिड से रिएक्ट कराओगे तब भी यहां पे CO2 गैस निकलती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं तो वहां से CO2 गैस को एफरवेंस कर देता है वो। ठीक है, वहां से CO2 गैस निकल जाती है। तो यहां पे भी रेशियो कितना बनेगा 3:8। क्या हर बार A, B, C, क्या हर बार रेशियो 3:8 का आया? हाँ, इसीलिए हमारा लॉ यहां पे सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। चलें आगे। इसके बेसिस पे ये देखो, मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख के आपको सिर्फ ट्रिक समझनी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Weight of copper oxide obtained by treating 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर। क्वेश्चन की लेंथ हमेशा ज्यादा रहेगी। ये क्वेश्चंस चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहें। इन क्वेश्चंस का बेसिक क्या है कि ये आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को चबा चबा के पढ़ना है। ये बहुत पुरानी कहावतें हैं जो हमारे टीचर्स ने हमको सिखाई थी कि जब भी क्वेश्चन से मिलो उससे 10 बार मिलो, चबा चबा के बात करो, उससे पूरा उसको निचोड़ दो, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगती है काम की है सब ले लो। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, weight of copper oxide obtained by treating 2.16 ग्राम of metallic copper with nitric acid। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, कॉपर का वेट किससे, 2.16 ऑफ मेटेलिक कॉपर विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब एंड सब्सिक्वेंट इग्निशन वाज 2.70। कॉपर कितना है यहाँ पे,
कॉपर आ गया यहाँ पे हमारे पास 2.1 से, ठीक है, आ गया। कॉपर ऑक्साइड कितना है हमारे पास, मैं इसको 1 मान के चल रहा हूँ, Cu, सॉरी इसको मैं 2 मान के चल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 2.70। ये है हमारे पास सिचुएशन नंबर 1। अच्छा एक बात बताओ, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें हमें क्या चेक करना होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उनके रेशियो कैसे होने चाहिए, फिक्स। ध्यान से देखो, मैंने आपको कंपाउंड दिखा दिया, मैंने उसमें से एक एलिमेंट दिखा दिया, एक एलिमेंट गायब है, कौन सा है वो, कौन सा एलिमेंट गायब है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, अरे यार जब टोटल मास इतना है, उसमें से कॉपर का मास इतना है, तो रिमेनिंग मास किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बेटा, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, 2.70 माइनस 2.16। क्या आप देख पा रहे हैं, मुझे मास चाहिए ऑक्सीजन का, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और उसके लिए मुझे दोनों एलिमेंट चाहिए, किसके अंदर के, कॉपर ऑक्साइड के अंदर के। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या मेरा ऑक्सीजन आ जाएगा, इसमें से जब ये माइनस करूंगा तो क्या मेरा ऑक्सीजन आ जाएगा, आना चाहिए। सोल्व करते हैं, कितना बनेगा, ये बनेगा, मेरी मैथ सही में बहुत वीक है, तो ये कितना बनेगा 6, और ये कितना बनेगा 6.66। हाँ इतना ही बनना चाहिए, क्वेश्चन में यही है, हाँ यही है। आगे चलें, 0.66 बनेगा यहाँ पे, मुझे बहुत डर लगता है भाई, नहीं गलती कर दी, चुंगू मुंगू सी गलतियां तो हम लोग करते रहते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4, और 6 में से 1 गया तो 5.54 आएगा। अब सही है, हाँ अब मैंने सही कर दिया, ठीक है। चले आगे, तो किसका मास है, ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हुआ। अब अगर मैं चाहूं तो इसमें Cu और O का रेशियो निकाल सकता हूं। देखिए रेशियो क्या बनेगा इसका, बताओ बेटा, ठीक है, रेशियो क्या बनेगा इसका, Cu रेस टू O, कितना बनेगा बेटा, यहां पे बनेगा 2.16 रेशियो 0.5। ये रेशियो आया पहले यहां तक के एक्सपेरिमेंट से। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्ड्स 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो अभी हमारे पास में कितना है, 1.92, यही होगा, नहीं 1.15 है। कभी कभी तो लगता है कि मैं ही गजनी हूं। आप लोगों को गजनी पता है? गजनी वो इंसान था जिसकी हर 10 मिनट में मेमोरी लॉस होती थी। उसने कुछ किया वो फिर भूल गया। उसके वो सारे मीम्स आते थे, आपने देखे होंगे। चले आगे। उसके बाद में यहां पे कॉपर कितना है, क्या मैं वापस से ऑक्सीजन निकालूं? हाँ, क्योंकि मुझे वापस से चेक करना पड़ेगा। तो अभी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, CuO माइनस Cu कितना भैया, 1.15 माइनस 0.92। लगाओ गणित का जोर। ठीक है, ये कितना आया, 5 में से 2 गया तो 3, और 11 में से 9 गया तो 2। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक ही होगा वैसे तो। चलो, तो रेशियो कितना बनेगा इसका, 0.23 कितना बन रहा है, यहां पे बन रहा है 4:1, और यहां पे भी कितना बन रहा है, चेक करो एक बार, 4:1 चेक कर लेना, सेम बनेगा दोनों जगह पे। इसका 4 टाइम्स ही है। ठीक है, चेक करना, दोनों बराबर निकलेंगे। 4:1 का रेशियो बन रहा है दोनों जगह पे, तो क्या कंफर्म हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा आलसी हूं, स्लो करता हूं, कभी कभी आप बोर भी हो जाओगे, लेकिन मजा जरूर आएगा। अच्छा वाला लॉ एक और है हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन हिमसेल्फ। अच्छा,
ये तीनों लॉज जो हैं, इनका प्रूफ, इनका वैलिडेशन, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, कुछ भी बोल सकते हो, ये सब कहां पे दिया हुआ था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, याद रखना, तीनों लॉज को उसने एक्सप्लेन किया था, प्रूव किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। लॉ नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ नंबर 2 लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड लॉ नंबर 3 गिवन बाय डाल्टन हिमसेल्फ वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखते हैं लॉ क्या बोलता है। एलिमेंट्स कंबाइन व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। दो एलिमेंट लो, ऐसा नहीं हर बार ऐसा होगा, पर कुछ बार ऐसा होता है कि दो एलिमेंट लिए और उनको कंबाइन किया टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड वो लोग बना रहे हैं, तो क्या होगा? वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब क्या होगा कि दो, ये है, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। तो क्या देखना है हमको कि अगर इसका मास फिक्स है तो इसके मास का वेरिएशन कैसा होगा? सिंपल होल नंबर। चेक करते हैं, हो सकता है थियरी पॉइंट से आपको समझ में ना आए, बट हम ट्राई करेंगे और भी इसको समझने का। देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ये क्या कर रहे हैं? ये लगभग 5 कंपाउंड्स बनाते हैं। देखो कैसे कैसे, N2O, NO, N2O3, उसके बाद में N2O4 एंड N2O5। समझ में आ गया? अब हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चेक करें, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने लिए दो कंपाउंड N2 और NO। यहाँ पे रेशियो कितना है? मास का रेशियो देखो, एक नाइट्रोजन होती है 14, दो कितना जगह 28, तो 28:16, और यहाँ पे NO 14:16। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि एक मास तो फिक्स हो गया, ये वाला मास तो फिक्स है। समझ में आ गया? ये वाला मास तो फिक्स हो गया, लेकिन ये मास वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा। आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, फिर मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके अच्छे हैं कि पहला तो क्या है, ये मास तो फिक्स है और दूसरा ये वाला मास वेरी कर रहा है। तो यहां देखो नाइट्रोजन का जो मास है वो वेरी कैसे कर रहा है? मतलब 2:1 में वेरी कर रहा है। क्या ये सिंपल होल नंबर में वेरी कर रहा है? हाँ, तो मतलब क्या हुआ? हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां पे कंफर्म हो चुका है। थोड़ा एक और देख लेते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। हम बात करते हैं अब यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ये मिलके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, हाँ या ना? ये मिलके दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, इधर भी HO है, इधर भी HO। अब ध्यान से देखो, यहां पे हाइड्रोजन का जो मास है वो तो फिक्स हो गया, लेकिन मास कौन सा वेरी कर रहा है? ऑक्सीजन का। देखो यहां पे देखना, इसका मास कितना है? 2:16। यहां पे कितना है? 2:34। हाँ या ना? 2:34। थोड़ा गुलाबी गुलाबी पिंकी पिंकी भी दिखता है। ये मास वापस से वेरी कर रहा है और इस मास का रेशियो क्या बन रहा है? 1:2। हेंस हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां पे जस्टिफाई हो चुका है। आई होप यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं एक और लॉ पर। देखो ये थ्योरी पढ़ना जरूरी है, इसके क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं हर बार आएंगे, पर जब भी आएंगे आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देंगे। जैसे मैंने अभी देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, तो न्यूमेरिकल पूछ लिया, रेशियो निकालना पड़ेगा वहां पे। समझ में आ गया? रेशियो निकालना पड़ेगा। आगे चले, अब अगला देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिक्टर। रिक्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया था। लॉ बहुत सिंपल है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। 3 एलिमेंट लेते हैं A, B, C। अब पढ़ते हैं उसके बारे में। द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B। आपको दिए 2 एलिमेंट A एंड B, इनका जो रेशियो है किसका? मास का। विच कंबाइन सेपरेटली, कब? जब वो अलग से कंबाइन करेंगे, किसके साथ में? थर्ड एलिमेंट C के साथ में। तो जब A और B तीसरे एलिमेंट C के साथ में कंबाइन करेंगे, तो जो इनका रेशियो होगा ना, वो आपस में जब कंबाइन करेंगे उस रेशियो के या तो बराबर होगा या सिंपल प्रोपोर्शन में होगा। वापस से बोलता हूं, देखो ये A है, ये B है और ये C है। या फिर ऐसा कर लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, अपना क्या जारिया है। ठीक है, मैं इसको पहले वाले से कर देता हूं। देखो A और C ने बनाया तो रेशियो कितना है? 1:2 का। ठीक है, B और C ने कितना बनाया तो कितना है? 2:1 का। यही है। अब जब ये आपस में बनाएंगे तब रेशियो क्या आ रहा है?
1:4 का। तो ये रेशियो सिंपल हुए नहीं हुआ, या तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसका इससे देख लो, इसका इससे देख लो, इसका आपस में देख लो। समझ में आया? लेकिन रेशियो कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। वापस से देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं इसको दो बार समझाऊंगा। मैं अज्यूम करके चलूंगा कि एक बार में समझ में नहीं आया तो मैं 2 बार समझाऊंगा, ठीक है? आगे देख लेते हैं, एक और बार देख लेते हैं। अब पिंकी चेंज कर देता है, यहां पे आता है। चलो देखो, यहां पे ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग C, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B। A और C के बीच में क्या बन रहा है? A और C के बीच में रेशियो कितना है? CH4 में रेशियो क्या है? 1:4। बात समझ में आ गई? A और C का रेशियो कितना बन रहा है? 1:4। यहाँ पे B और C का कितना बन रहा है? B और C का कितना बन रहा है? 1:2। तो जब A और B कंबाइन करेंगे तो इनका रेशियो कितना बन रहा है? A और B मतलब H and O, तो रेशियो कितना बन रहा? H2O मतलब 2:1। सिंपल आया नहीं आया? इसको बोलते हैं रिक्टर्स का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है? थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी पैदल है कभी कभी, अदरवाइज तो आई एम अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, बट यहाँ पे ऐसा देख लेना। चलें आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस लॉ, गैलुसेक लॉ, ठीक है? ये गैसेस पे अप्लाई करना है, हर जगह अप्लाई मत कर देना। तो सर दीपक सर ने बोला था ऐसे कर दो। अच्छा मेरा नाम तो पता है ना? मैंने बताया था क्या मेरा नाम? हाँ, अगर नहीं भी बताया होगा तो भी उस पर लिखा आ जाएगा, माय नेम इज दीपक शर्मा, ठीक है? चलें आगे। ये लॉ दिया था गैलुसेक ने। इस लॉ के हिसाब से जब भी गैसेस आपस में कंबाइन होगी तो वो सिंपल प्रोपोर्शन में होगी। पढ़ लेते हैं एक बार। When gases react with each other in simple ratio of their volume, जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो सिंपल रेशियो, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में वो रिएक्ट करेंगी, ठीक है? वॉल्यूम के सिंपल रेशियोज में वो रिएक्ट करेंगी। और ये हमको हेल्प करता है किसके लिए? न्यूमेरिकल्स करने के लिए। आपको मैं पूरी रिएक्शन दूंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा इसमें ये बताओ, इसका रिलेशन यहां से एस्टेब्लिश करो, तो किसके हेल्प से होता है वो गैलुसेक लॉ, ठीक है? तो देखें एक बार, सॉरी, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। हमें कैसे पता? अरे भैया रिएक्शन लिखी हुई है H2 + Cl2। देखो यहां पे कितना है, ये कितना हाइड्रोजन लिखा हुआ है? 1। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना रहेगा? 1 वॉल्यूम। कितना रहेगा? 1 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, और इनके कॉम्बिनेशन से कितना वॉल्यूम बन रहा है? 2 वॉल्यूम। कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम। तो क्या ये रेशियो सिंपल नहीं हुए? यही बोलता है गैलुसेक लॉ, ठीक है? यहां पे देख लो एक बार, 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना वॉल्यूम? 2 वॉल्यूम। 2 देखो ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? 2 वॉल्यूम ऑफ CO2। क्या इसमें आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हो? एक बार इस क्वेश्चन को देखो। यहां लगाता हूं मैं 3A + B gives you 2C। हाइपोथेटिकल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें सिर्फ लॉ समझने से मतलब है। ये हाइपोथेटिकल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें क्या समझना है? सिर्फ और सिर्फ लॉ। चलें आगे। तो यहां देखते ध्यान से, 3A + B gives you 2C। तो इसके 3 वॉल्यूम काम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अच्छा ये भी तो समझ लो इस रिएक्शन। अच्छा इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये जो नंबर लिखे हुए बेटा, जैसे ये रिएक्शन है Na + H2O gives you NaOH plus H2। हालांकि रिएक्शन तो गलत है, चलो एक काम करता हूं, मैं हाइपोथेटिकल लिखता हूं इसको, हमारे इजी रहेगा वो। देखो यहां ध्यान से, ये A + B और ये C + D, ऐसे 4 रिएक्टेंट्स, 4 केमिकल कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, 2 रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट। यहां पे जो नंबर लिखे होते हैं बेटा, ये जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे कभी कभी 2Na + 2Cl हो जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा होगा C + O2 goes to CO2, या फिर 2C + O2 goes to 2CO। तो ये 2 नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है इनको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्री भी बोल देते हैं। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, मैंने पता नहीं कौन से स्कूल ऑफ एजुकेशन से पढ़ाई की है, तो वहां से मैंने ये स्टोइचियोमेट्री बोल दो, स्टोइकियोमेट्री बोल दो। ये जो कोफिशिएंट्स यहाँ लिखे होते हैं ये वही होता है, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग। देखो 3 वॉल्यूम लिया किसका? A का, और 1 वॉल्यूम किसका लिया? B का।
इनके कॉम्बिनेशन से। ये मत बोलना कि सर 3 + 1 तो 4 होता है, नहीं, वो उनका रेशियो है बेटा, कि वो किस रेशियो में वहां पे रिएक्ट करते, ऐसा नहीं होता। मैथ्स नहीं लगेगी ऐसे सिंपल वाली। हम बशर्ते ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा, पर ये सिंपल मैथ यानी लगती है कि 3 + 1 को 4 कर देंगे वहां पे। कभी कभी 4 भी होगा, कभी कभी 5 भी होगा, कभी कभी 6 भी हो सकता है। ठीक है, चले आगे। यहां पे कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम। समझ में आया रिलेशन? 3 का अगर मैं 3 लूंगा तो कितना बनेगा? 2। अगर मैं 1 लूंगा तो कितना बनेगा? 2। समझ में आ गया? इस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग क्या? गैलू-सेक्स लॉ। चलें आगे। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैलू-सेक्स लॉ फॉर गैसेस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, आपको इजी लगेगा। फॉर द गैसेस रिएक्शन H2 + Cl2 gives you 2HCl। ये रिएक्शन है मेरी, H2 + Cl2 gives you 2HCl, दे दिया। ठीक है। 40 ml of hydrogen completely reacts with chlorine, then find out the required volume of chlorine। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। रेशियो क्या निकल रहा है? इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट कर रहा है, हाँ या ना? तो जब मैं इसका 40 लूंगा भैया, इसका कितना लेना पड़ेगा? 40। आ गया आंसर, नहीं आएगा? आ गया। अच्छा अब ये बताओ, अगर इसका 40 है तो इसका कितना बनेगा? टेल इसका 40 ml लिया तो उसका कितना बनेगा? 80। मुझे कैसे पता? क्योंकि इसका रेशियो देखो, जब मैंने इसका 1 लिया तो कितना बन रहा है? 2। क्लियर हो गई ना बात? टिको वहीं पे। इसका एक एडवांस वर्जन भी आएगा, वहां हमको पढ़ना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकारक। जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए बता देता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट को बोलते हैं सीमांत अभिकारक या सीमांत अभिकर्मक, जो पहले खत्म होता है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिट आ गई, बस रुक जाओ। लिमिटिंग मतलब जिसकी पहले लिमिट आ जाएगी, जो सबसे पहले खत्म होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक या फिर लिमिटिंग रिएजेंट। आगे चलते हैं। ये रेशियो क्लियर हो गया? तो ये थे बेटा हमारे बेसिक लॉज। यहां तक में कोई डाउट है? नहीं? तो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार वापस से इसको पॉज करना, इनको रिवाइज करना। आई नो ये बहुत सारा थ्योरी टॉपिक है, पर हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन्स निकल के आए थे वो क्या थे? ये कॉन्सेप्ट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से जो निकल के आया था, वो था रिलेटिव एटॉमिक मास का। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक वेट एक वो वेट है जिसके कंपैरिजन में हम लोग अदर्स के मासेस निकालते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप जब पुरानी टाइम पे जब लोग सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाया करते थे, तो वो क्या करते थे? एक स्केल रखते थे। उसके ये स्केल ऐसा होता, तराजू बोलते हैं, एक इधर साइड पे एक वे और एक इधर पे वे। यहाँ पे कुछ वेट रखा होता था और यहाँ पे सब्जी रखते थे। चलो एक बात करते हैं, जैसे आप आलू खरीदने गए तो आपने यहाँ पे कुछ आलू रखे, 5, 10, 11, 20 जो भी रखे, और यहाँ पे रखा 1 किलो का वेट रखा। जब वो दोनों बराबर होंगे तब आपको पता लग जाएगा कि ये 10 आलू या 10 टमाटर जो भी आप रख रहे हो उसका वेट उस 1 किलो के बराबर है। तो ये क्या किया हम लोगों ने? रिलेटिवली उसका मास निकाल लिया। मतलब किसी एक का मास जान लो और सबके जितने भी एलिमेंट बचे हुए सबका मास उससे कंपेयर कर लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये जरूरी भी है, केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आगे पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, उसका भी बेसिस यही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को स्टार्ट किया था एट द टाइम ऑफ डाल्टन, उसने स्टार्ट किया था विद रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास क्या माना गया? 1 माना गया, और उसके बेसिस पे सबके मास निकालते गए। फिर पता लगा कि ये हाइड्रोजन जो हम मास निकाल रहे हैं ना, ये तो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। फिर चेंज किया, फिर लेके आए ऑक्सीजन को 16 से। इसको लेने का रीजन क्या था? कि ऑक्सीजन एक बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस था, बहुत सारे कंपाउंड मिलते थे जिनमें ऑक्सीजन अवेलेबल था। चलो कि इससे इजीली रिलेटिव मास निकल जाएगा। फिर समझ में आया, थोड़े दिन तक चला, फिर बाद में लगा डेटा वापस से इनकरेक्ट आ रहा है। समझ में आया? लेकिन उन्होंने ये सिखा दिया उस टाइम पे जब ये लोग डिस्कवरीज कर रहे थे या कैलकुलेशंस कर रहे थे, उन्होंने सिखा दिया कि काम तो रिलेटिव एटॉमिक मास से ही होगा। तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? उसका सिंपल सा तरीका है कि किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालने का मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, कोई सा भी एटम ले लो, एक्स एटम ले लिया, उसका एक
एलिमेंट लिया x, उसका एक एटम लिया, उसका मास डिवाइड बाय मास ऑफ वन हाइड्रोजन शुरू में सबसे पहले। उसके बाद मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जब ये फेल हो गया क्या किया हमने, क्या किया 1/16 ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गई ये बात? इस तरीके से हम लोगों ने निकाला रिलेटिव एटॉमिक मास, पर दोनों फेल हो गए क्योंकि डेटा में इनएक्यूरेसी आई। ये हमें कब पता लगा, जब हमारे पास में एक टेक्नोलॉजी आई स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से जब हम लोगों ने मासेस चेक किए तो हमको पता लगा कि ये मास तो गलत आ रहा है। लेटेस्ट जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं लास्ट 60-70 साल से, वो क्या है, हम लोग यूज करते हैं कार्बन 12। क्या यूज करते हैं? कार्बन 12। 60 साल हो गए लगभग, 1958, 1959, 1960 के आसपास ऐसा कुछ आया था, तब से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एक कार्बन 12 लेते हैं। कार्बन बेटा हमारे पास 3 तरह का कार्बन अवेलेबल होता है। एक कार्बन जिसका मास है 12, एक कार्बन जिसका मास है 13 और एक कार्बन जिसका मास है 14। ये तीनों क्या है? कार्बन के आइसोटोप्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन के आइसोटोप। हमें सबसे मतलब नहीं है, हमें चाहिए ये वाला। कार्बन 12 का मतलब क्या भैया? कार्बन 12 का मतलब ये है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 12। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियन। तू कौन मैं कौन? न्यूक्लियन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग मिला के बोलते हैं न्यूक्लियन, और इसका मास कितना है? 12। तो हमने क्या किया, एक कार्बन 12 लिया, ले लिया, बना दे इसको? नहीं, इसका 12वां पार्ट। इमेजिन करो कि ये पूरा कार्बन है, ये पूरा कार्बन 12 का स्फीयर है, इसके 12 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 12। आई डोंट नो कि मुझसे होंगे नहीं होंगे, पर मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको। ये 12 टुकड़े करने हैं, और इन 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठा लो कोई सा भी। जैसे ये उठा लिया, सपोज करो मैंने ये वाला टुकड़ा पिक कर लिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्बन 12 का 12th पार्ट, यही बोलेंगे ना। कार्बन 12 लिया, उसके 12 टुकड़े किए, एक उठा लिया, इसको क्या बोलेंगे? हमारा आज का, प्रेजेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। समझ में आ गया सभी को? और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं अब? एटॉमिक मास यूनिट। या तो आप बोलोगे इसको एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप लोग बोलोगे इसको एएमयू, या फिर आप लोग इसको बोलोगे यू है यू, इसको बोलते हैं या तो फिर यूनिफाइड मास। क्या बोलेंगे? यूनिफाइड मास। चले आगे। तो हमने क्या निकाल लिया अब? एएमयू। इसी से क्या निकालने हैं सारे के सारे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी कैसे निकालेंगे वो भी देखना है। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तराजू का कॉन्सेप्ट लेके आए, फिर हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन के स्टार्टिंग में थोड़ा डेटा इनएक्यूरेट आया, चेंज किया, ऑक्सीजन को लेके आए। 16 उसका मास है, उसका भी 1/16 कर दिया, उससे भी काम नहीं बना। लास्ट में क्या लेके आए हम लोग? बताओ। लास्ट में हम लोग लेके आए हैं यहां पे कार्बन 12, जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे, और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या निकाली है? एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। बात समझ में आ गया? 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? अगर मैं आपको एक कार्बन 12 देता हूं, उसका मास कितना होता है? इतना। याद रखना, इसको अप्रोक्सीमेट याद रखता हूं मैं बस। ठीक है, अब इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, ये आ गया हमारा वैल्यू। और ये वैल्यू किसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू याद होनी चाहिए आप लोगों को। जो लोग ओलंपियाड की तैयारी करने आ रहे हैं, एनएसजीएस की तैयारी करने आ रहे हैं, जो लोग अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड्स के अलावा, तैयार रहो डेटा खाने के लिए। दिन भर में आपको डेटा खाना पड़ेगा, मास ऑफ दिस, मास ऑफ दैट। केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी खाना पड़ेगा, मैथ्स में भी खाना पड़ेगा, बायो में भी खाना पड़ेगा, नंबर्स खाने पड़ेंगे, वैल्यूज खानी पड़ेगी, डेफिनेशंस खानी पड़ेगी। याद रखो। चलें आगे। तो ये वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू किसकी है? हमारे 1 AMU की। अब 1 AMU को 1 AMU नहीं बोलने का, इसको हम लोग बोलेंगे DA। क्यों? अरे जिसने सारा कुछ रायता फैलाया है उसको तुम थोड़ा कुछ क्रेडिट नहीं दोगे क्या? डाल्टन जी ने उनको क्या बोल दिया? DA। तो 1 DA मतलब 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स, या फिर बोल दो 1 U।
आजकल IUPAC ने यही बोल रखा है। 1U का मतलब क्या हो जाएगा, 1 यूनिफाइड मास, और इससे अब हम लोग निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये रहा रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, ओके, डिवाइड बाय 1 AMU। ये रहा RAM इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1 AMU। तो क्या यहां से मैं एटॉमिक मास का फॉर्मूला निकाल सकता हूं? ध्यान से देखो, ये मैंने आपको फीड करवा दिया, मतलब किसी कार्बन 12 के कंपैरिजन में कार्बन 12, ये कार्बन 12 का 1/12 है, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट में कितना भारी रहेगा, उसके कंपैरिजन में वो कितना भारी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे मेरा वजन है 65 किलो, हालांकि लगता नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा है वैसे, मेरा वेट है 65 किलो और मेरे कंपैरिजन में वो 3 गुना भारी है, तो कितना वेट हो गया उसका, 65 × 3 हुआ नहीं हुआ, पर मैं क्या हूं वहां पे, रेफरेंस यूनिट। ऐसे ही यहां पे रेफरेंस यूनिट निकल गई। अब जब मुझे रेफरेंस पता लग गया तो क्या मैं उससे एटॉमिक मास निकाल लूं? बिल्कुल निकालूंगा। मैं निकाल रहा हूं वहां से एटॉमिक मास, कैसे निकालेंगे, RAM × AMU। पर सर ये हर बार RAM कहां से लाऊं, RAM कहां से लाऊं, रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा जी किसी भी एटम के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं यही उसका RM, समझ में आ गया। किसी भी एटम के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं मतलब P+N, वो क्या बन जाएगा उसका RM। तो देखो एक बार मुझे बोला गया फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन लिखा मैंने यहां पे O16 ना, इसके अंदर P+N कितना हो जाएगा बेटे, 16, तो 16 × 1 AMU, ये क्या बन जाएगा इसका एटॉमिक मास, क्या बन जाएगा एटॉमिक मास, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, देखो नहीं बना, बन गया ना, ये क्या बन गया इसका एटॉमिक मास। क्लियर हो गई ये बात सभी को? अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है इसका, RAM, relative atomic mass, which is nothing but the number of न्यूक्लियॉन्स। एल्यूमिनियम को लिखते हैं बेटा ऐसे, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, 23 ही होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना भी है, 13। अब प्रोटॉन 13 है तो क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखो, इसको यहां लिख रहा हूं मैं XZA के फॉर्म में, ये क्लास 9th में आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वहां से उठाया हुआ है। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं, तेरा भाई किससे कम है, तो यहां देखो कंपेयर कर लें, ये फॉर्मूला है, इस पे यहां लग देते हैं इसको, ठीक है, और ये बन गया हमारा 27। देखो बेटा Z का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स, A का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यहां पे Z का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो P कितना आ जाएगा 13, A का वैल्यू कितना दे रखा है 27, तो 27 इक्वल टू 13 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा यहां से, हालांकि बड़ा N यूज नहीं कर सकता मैं, कितना आ जाएगा, N का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 14, तो मेरे पास P+N कितना हो जाएगा 27, तो मेरा RAM कितना हो जाएगा बेटा, आपको दिख रहा होगा सर ऊपर भी तो लिखा हुआ है, बट समझना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोग जो पहली बार देखेंगे उनको एक बार तो पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। चले आगे, तो RM कितना हो गया 27। अब इससे एटॉमिक मास कितना आ जाएगा बेटा, बताओ, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका 27 × 1 AMU, मतलब 27 AMU आंसर आ गया सभी को। ये हम लोगों ने बात किसकी की है, ये हम लोगों ने बात की है अभी एटम्स की। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बताओ, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बताओ,
एटम्स कंबाइन होकर बनाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा हमको। क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, और उसको किससे कंपेयर कर देंगे? AMU के साथ में। मतलब मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 AMU। अब ये कैसे निकालेंगे? हर न्यूक्लियन को जोड़ देंगे, हर न्यूक्लियन को जोड़ दो और इनटू AMU कर दो, तो क्या निकल जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ये कर ले, मोलेकुलर मास ऑफ CO2 ये निकाल ले। ठीक है, अब देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले हम लोग CO2 इसकी बात करें। C के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है बेटा? कार्बन में 12, 6 + 6 होते हैं, तो ये 12 हो गए, 12 न्यूक्लियॉन्स। चले आगे, उसके बाद में O में कितने होते हैं? O में कितने होते हैं? इसका 16 होता है, तो 16 + 16 कितना हो गया? 32 न्यूक्लियॉन्स। तो CO2 में कितने हो जाएंगे बेटा? बताओ, CO2 के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है? CO2 में हो जाएंगे 12 + 32 = 44 क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियॉन्स। और ये क्या हो जाएगा इसका? RAM। अब RAM इंटू AMU कर दे क्या? तो ये हो गया, क्या बन जाएगा इसका? मोलेकुलर मास। आई होप ये समझ में आएगा। बेसिक्स हैं, समझने बहुत जरूरी हैं, इनको नहीं समझोगे काम नहीं चलेगा। चले आगे। अब देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपके पास अभी गूगल की फैसिलिटी अवेलेबल हो तो एक बार सर्च करो, व्हाट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ वन हाइड्रोजन। ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ हाइड्रोजन लिख दो आप, तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन गैस मत लिखना, व्हाट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखना। ठीक है, तो वो आंसर आएगा आपका, हाइड्रोजन का मास आएगा 1.008 U या फिर AMU। अरे ऐसा कैसे हो गया? अगर हम हाइड्रोजन को चेक करें तो हमको पता है उसके अंदर तो सिर्फ एक न्यूक्लियन है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है नहीं होता? तो उसका मास तो सिर्फ 1 होना चाहिए। कैलकुलेशन में भी हम लोग 1 ही करते हैं, बट ये ऐसा क्यों? क्लोरीन का मास, जब आप लोग किसी भी टेबल में देखोगे तो कितना आता है? 35.5 आता ही नहीं आता। ऐसा क्यों? क्या उसके अंदर आधा प्रोटॉन है या आधे न्यूट्रॉन है, तो दोनों आधे आधे करके ज्यादा हो रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ कि क्लोरीन का मास 35.5 है, हाइड्रोजन का मास 1.008 है? ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन है उसका, क्योंकि हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एवरेज। क्या निकालते हैं हम लोग? एवरेज। और एवरेज किसकी निकालते हैं? उस एलिमेंट के सारे एटम्स की। समझ में आ गई ये बात? डाल्टन ने एक बात बोली थी कि एक पार्टिकल मतलब एक एलिमेंट के सारे एटम बराबर होते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक एटम मतलब एक एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो होते हैं आइसोटोप्स। क्या होते हैं वो? आइसोटोप्स। समझ में आ रही है बात? ये मैंने वहां पे छोड़ी है, थ्योरी में कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़े, डाल्टन वाले इंटेंशनली छोड़े थे वैसे तो, मैं आपको बताना भूल गया। मैं चाहता हूं कि उस थ्योरी को आप एक बार फिर से पढ़ो और उससे कुछ कमियां निकालो। मुझे डिस्कस करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे कि उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ो एक बार उसको। ठीक है, अब समझो ध्यान से। यहाँ पे हमको ये एवरेज मास निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एवरेज मास। बिकॉज हर एटम, जो भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो, इसके आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटोप्स। क्या होते हैं भैया? आइसोटोप्स होते हैं। एक हो गया आइसोटोप नंबर 1, एक हो गया आइसोटोप नंबर, एक हो गया आइसोटोप नंबर 2, एक हो गया आइसोटोप नंबर 3। अब ये कचरा हो गया वापस से कि सर ये आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप क्या होते हैं?
आइसोटोप कुछ नहीं होते। आइसोटोप का मतलब सिंपल सा है, समझना ध्यान से, एन एलिमेंट अकर्स इन नेचर इन वेरियस फॉर्म्स। अब अगर किसी एलिमेंट के 3-4 तरह के एटम्स हैं, क्या है, एक एलिमेंट दे रहा हूं मैं आपको जिनके 3-4 तरीके के एटम्स है, अब समझना इन सब एटम्स के क्या होते हैं, मास नंबर तो सेम होते हैं, मास नंबर तो सेम रहेंगे, मतलब प्रोटॉन तो सेम होंगे, बट इनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी वैल्यूज गलत हो जाएगी, या उनकी न्यूट्रॉन्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। समझ में आ गया, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। तब इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, इनको बोलना पड़ता है आइसोटोप। एग्जांपल देखूं, दिखाया भी था थोड़ी देर पहले, ये कार्बन, इन सबका एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी मैंने यहां पे गलती लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, थोड़ी सी ब्लंडर हो गई बोलने में, मतलब मैं कहना कुछ और चाह रहा था, बोल कुछ और दिया और लिख कुछ और दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, जो बोलना चाह रहा हूं उसी को मैं लिखूंगा और उसको समझाऊंगा। समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे हमको लिखना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया, देखो इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं है, अरे 6 नंबर पे एक ही तो एलिमेंट आता है, 6 नंबर पे एक ही तो एलिमेंट आता है, कार्बन, आता है नहीं आता, ये सब कार्बन है कि नहीं है, लेकिन इन सबके मास देखो, इसका 12, इसका 13, इसका 14, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 7 है और इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है। समझ में आ गया, इसीलिए यही रीजन है कि हमको आइसोटोप 1, आइसोटोप नंबर 2, 3, 4, 5 इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, और उसको हम लोग बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं, आम, एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। निकालते कैसे हैं, आ जाओ देख लेते हैं। The weighted average of isotopic masses of the elements naturally occurring isotope। देखो सपोज करो एक एलिमेंट है जो 3 या 2 आइसोटोप में निकल के आता है, ठीक है, 2 आइसोटोप में निकल के आ रहा है, एक का नाम है A1, एक का नाम है A2। क्लियर हो गया सभी को, A1 A2 मतलब एक का एटॉमिक मास कितना है A1 और एक का एटॉमिक मास कितना है A2। समझ में आ गया, इसका परसेंटेज कितना है X1, इसका परसेंटेज कितना है X2। अब मुझसे पूछा गया कि इसका एवरेज एटॉमिक मास मतलब इसका आम बताओ, आम कैसे निकालूंगा मैं, A1 इंटू X1 ब्रैकेट प्लस A2 इंटू X2 ब्रैकेट, दोनों का परसेंटेज का टोटल कितना होना चाहिए, इसका X1 इसका X2 मिला के कितना होना चाहिए 100। ये जो करेगा इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे उसको, एवरेज एटॉमिक मास। बात समझ में आ गई, क्या बोलना है उसको, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालना है, वापस से देखो, सपोज करो 10 आइसोटोप हैं, 1 2 3 4 5 सबके मास दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A10 तक के सारे मास दे दिए। चलो आगे चलते हैं। अब इनकी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज 1, परसेंटेज 2, परसेंटेज 3 अप टू परसेंटेज 10 तक हो गई। क्या करना है, एवरेज मास निकालने के लिए मास इंटू परसेंटेज का सम कर दो, पहले का मास इंटू उसकी परसेंटेज प्लस दूसरे का मास इंटू उसकी परसेंटेज, फिर तीसरे का मास इंटू तीसरे की परसेंटेज, सबकी परसेंटेज का टोटल कितना होना चाहिए 100। यहां लिख दो, ये हो गया तुम्हारा आम, समर का सीजन आम, और आम का मतलब एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर, तो एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए। इसके और भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, पर वो मॉड्यूल के अंदर शीट के अंदर मिलेंगे आपको वहां जाके करने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोलता है लिथियम हैज एन एलिमेंटल एटॉमिक मास ऑफ 6.941। इसके 2 आइसोटोप्स हैं 6 और 7। अब बताओ व्हाट आर द अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ लिथियम। तो देखो परसेंटेज मींस मतलब एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 प्लस क्यू जाएंगे, 2 ही तो लिखे हुए हैं, 2 पे रुक जाओ,
अब दोनों का परसेंटेज का टोटल कितना हो जाएगा 100%। A1 मतलब कितना है बेटे, A1 का मतलब देखो यहाँ पे देखो इसका मास कितना है 6, ये 6 आ गया। A2 कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 7 है कि नहीं। हमको अब देखो थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है ना, आधा एक घंटा स्लो हो गया, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं सब क्या होते हैं, मास नंबर। पैरों में जो लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, मतलब वो उसका प्रोटॉन्स बताएगा, ये इसके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन बताएगा। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है अभी 6 और 7, मतलब मास नंबर से। तो ये मास कितना हो जाएगा 6, ये मास कितना हो जाएगा 7। यहां पे ध्यान से देखो इसकी परसेंटेज कितनी है x, इसकी परसेंटेज कितनी है x2। चक्कर बढ़ गया, परसेंटेज ही नहीं है। अरे तो परसेंटेज तो निकालनी है अपने को। टोटल कितनी है 100, लिखो 100%, ठीक है। किसको मिला के हो रही है वो, x1 प्लस x2 को हो रही है, नहीं हो रही। तो एक काम कर लें, यहां से x1 की वैल्यू निकाल लें। x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस x2, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब ये वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है 6.941 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6 इंटू 100 माइनस x2। यहां तक का समझ में आ रहा है। A1 इंटू x1, x1 की वैल्यू वहां से लेके आए, हमको नहीं पता थी ना। हमने क्या किया, हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसकी परसेंटेज x1 और इसकी x2 का सम कितना हो जाएगा 100, सम कितना हो जाएगा 100। तो हमने उसी के बेसिस पे निकाल लिया इसको। क्लियर ये बात सभी को, आगे चले। प्लस कितना हो गया 7 इंटू x2 और सारी परसेंट का टोटल कितना है 100। सोल्व करो, इसको यहीं छोड़ूंगा, क्यों, बस आलसी हूं नहीं। सोल्व करो इसको, तभी तुमको पता लगेगा कैसे करना है। बात समझ में आ गई, इसको सोल्व करो तभी तुमको पता लगेगा करना कैसे है ये। चले आगे। आई होप ये सोल्व कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। पॉज करके सोल्व कर लेना इसको, इनके आंसर आ जाएंगे फिर उसके हिसाब से। चलो, ये था हमारा एवरेज एटॉमिक मास। अब इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या पढ़ना है हमको, परसेंटेज कंपोजिशन। और उसके बाद आपका सबसे वेटिंग वाला मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, खाली है। खाली क्यों है, क्योंकि हम लिखेंगे इसके बारे में अभी, ठीक है। किसी भी एटम का परसेंट उस मॉलिक्यूल के अंदर, क्या बोलेंगे उसको, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। किसी भी एटम का उस पूरे मॉलिक्यूल में कितना कंट्रीब्यूशन है। याद रखो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। किसी भी एटम का या एलिमेंट का उस पूरे मॉलिक्यूलर कंपाउंड में कितना कंट्रीब्यूशन है, यही किसमें काउंट होगा, परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, Na2CO3। अब इसके अंदर मुझे बताना है कार्बन का परसेंटेज कितना है, कितना है। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे का मास निकाल लेंगे और फिर कार्बन से उसका परसेंटेज काउंट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। देखो थ्योरी क्या बनेगी इसकी, परसेंटेज particular element in the given molecule, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परसेंटेज कंपोजिशन। सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन, बताओ। इसको निकाल लेते हैं हम लोग NH3 के अंदर। किसके अंदर निकालेंगे, NH3 के अंदर। तो हमको क्या पता है इसके अंदर, V नो दैट NH3 का मास कितना है स्टूडेंट्स, 14 प्लस 3, एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 तो कितना हो जाएगा 3, 17 है यहाँ पे, या तो 17U लिख लो। समझ में आ गया, 17 है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 17U। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है 3U, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा
3/17 इंटू 100 होगा, नहीं होगा? 3/17 इंटू 100। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलें। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करो, पॉज करके करो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन? ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? मैंने अभी थ्योरी पे लिखा है, पर मैं चाहता हूं कि आप इसका फॉर्मूला भी याद करें, इंपॉर्टेंट है। ये एक लिक्विड है, ब्लीचिंग में काम में आता है, और भी काफी सारे इसके एप्लीकेशन है, लेबोरेटरीज में काम में आता है। और दूसरा वाटर, वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता होना ही चाहिए, H3O4.94.6। इससे कुछ है क्या? मजाक कर रहा हूं। बोले टीचर को क्या हो जाता है? फॉर्मूला क्या है इसका? H2। अब कुछ नहीं करना, आपको इनके में कंपेयर करना है किसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है। कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चैटिंग में आंसर लिखोगे तो मैं, देखो मैं कहना, मैं बहुत टाइम में खाली खाली बैठता हूं, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। ठीक है, तो ट्राई करना कि आप मुझे इसके बारे में बता सको कि आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब शुरू करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला मोल कॉन्सेप्ट। मेरे दो अनमोल रतन, एक का नाम मोल, एक का नाम कॉन्सेप्ट। घटिया जोक था, आई नो। स्टार्ट करें। मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने का रीजन क्या है? पहली लाइन में लिखा हुआ है, द मास नंबर रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप जरूरी है, इसके बिना हम लोग कैलकुलेशंस ढंग से नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखो। ये है एसआई यूनिट, किसकी? काउंटिंग की। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, कितने पार्टिकल्स भरे हुए हैं, इसकी काउंटिंग करने की एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट कौन है? मोल कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गया? स्टैंडर्ड यूनिट कौन है? मोल कॉन्सेप्ट। चलें आगे। तो एक मोल क्या है? ये बेसिकली एक अमाउंट है। अमाउंट कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है बताओ? एक मोल क्या है? ये एक अमाउंट है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जैसा हम बात कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें काउंटिंग सिखाएगा। काउंटिंग किसकी? केमिकल कंपोनेंट्स की, केमिकल सब्सटेंसेस की। इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एक डिवाइस होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोप, और उसकी जो टेक्निक उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बेसिस पे ये पता लगाया गया कि जब हम कार्बन के 12 ग्राम लेते हैं, कौन से कार्बन के? 3 कार्बन से हमारे पास, C12, C13, C14। कौन सा कार्बन लेना है? हमें लेना है यहाँ पे कार्बन 12। जब इसके 12 ग्राम्स लिए गए और काउंट किया गया तो हमें मिले उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर प्लस 23। कितने मिले? 6.022 या 023 10 पावर 23 एटम्स। और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ अवोगाद्रो या अवोगाद्रोस कांस्टेंट। ये इतना स्पेशल है कि इसके लिए हम लोग अलग से एक साइन बना रखा है, एन और उसके पैरों में ए। इसको बोलते हैं अवोगाद्रोस नंबर। किसी किसी जगह पे आप इसको ऐसे भी देखोगे, कोई इशू नहीं है, वो लिखने का तरीका होता है। ये है किसी भी पार्टिकल के अंदर अवेलेबल, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अवेलेबल पार्टिकल्स। ठीक है, कब? जब हम उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर का वैल्यू लेंगे। अभी समझेंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसको। तो आगे चलें, यहां तक में आई थिंक कोई डाउट नहीं आएगा। जब हमने 12 ग्राम कार्बन 12 लिया तो उसके अंदर हमें कितने पार्टिकल्स मिले? 6.023 या 022 10 पावर 23। ठीक है, तो यही हमारी किसकी वैल्यू जाएगी? 1 मोल की। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी भी याद रखना, अगर आपको कहीं पे मोल लिखा है तो उसको दो और मतलब हो सकते हैं। पहला तो ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटम्स या फिर ग्राम मोलिक्यूल। जब भी ऐसा लिखा है ग्राम एटम या ग्राम मोलिक्यूल, इसका भी मतलब क्या होता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है? वहां पे मोल्स के बारे में बात कर रहा है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा। तो ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है? किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या होता है? एक ऐसा मास जिसके अंदर Na पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। क्या बोलेंगे उसको? ग्राम एटॉमिक मास। यहां देखो लिखा हुआ है, एक ऐसा मास जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स अवेलेबल है, क्या बोलेंगे उसको? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटम भी बोल सकते हैं। आगे चलें, ये मास किस में लिखते हैं हम लोग? हमेशा ग्राम में लिखते हैं। समझ में आ गया? जैसे अगर मैंने यहां लिख दिया कार्बन के 12 ग्राम,
वैसे तो कार्बन का एक एटम कितना होता है बेटा 12U। मैंने कार्बन का एक एटम ना लेके मैंने कितने लिया, अब यहां पे कार्बन का 12 ग्राम ले लिया, तो 12 ग्राम में कितने होंगे 6.022 या फिर 23 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। इनका मास कितना हो गया कार्बन में 12 ग्राम। बात समझ में आ गई। थ्योरी पे ऑन पॉइंट रहेंगे, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो वापस से रिप्ले देखना है वीडियो का, जहां पे भी वीडियो में लगे डाउट है वापस से देखें। अगर डाउट ज्यादा सीरियस है तो कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन का एक मास कितना होता है 1U अप्रोक्सीमेट होता है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नहीं, यहां पे एक हाइड्रोजन एटम नहीं है, मैंने यहां पे लिए हैं 6.022 10 पावर 23 हाइड्रोजन एटम। इनका मास कितना होगा 1 ग्राम। कितना हो जाएगा 1 ग्राम। बात समझ में आ गई। अगर बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन करो फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है ये यूजुअली मैं क्लास में बच्चों को नहीं करवाता हूं, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो। प्रूव दैट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स दिस मच एटम्स। ठीक है, प्रूव करो। मैं तो करूंगा सॉल्व, पर उससे पहले एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी इसकी बताई है करना कैसे होता है। तो प्रूव करो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर इतने कितने 6.02 10 पावर 23 पार्टिकल्स या ऑक्सीजन के एटम्स अवेलेबल हैं। पॉज करो और क्वेश्चन करो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन को कर देता हूं। क्वेश्चन में सिंपल सा है, हमें इंफॉर्मेशन सारी दी हुई है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका समझना, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखूं ऐसा कि जब मेरे पास 2.657 इंटू 10 पावर -23 ग्राम है, तो उसके अंदर कितने एटम्स हैं बेटा, एक ऑक्सीजन एटम है कि नहीं। यहां तक समझ में आ गया। मैंने बस बोला इनको उल्टा लिख दिया। अगर मैं इसका 1 ग्राम लूं, कितना लूं 1 ग्राम, तो उसके अंदर कितने होंगे 1, और ये पूरा वैल्यू नीचे चला जाएगा 2.657 इंटू 10 पावर -23। 1 ग्राम में इतने ही तो एटम होंगे, ठीक है। अब मेरे पास कितने ग्राम हैं 16 ग्राम, तो 16 ग्राम में कितने होंगे, एक का वैल्यू इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लो 2.657 इंटू 10 पावर -23 इंटू 16। इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर वही आएगा 6.02 10 पावर 23। मैं नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट्स ऑब्वियस, थोड़ा टाइम खराब होगा। आपको समझना क्या है, यहां से सिंपल सी चीज समझनी है। वो चीज क्या है, आपको सिंपल सी एक चीज समझनी है। वो चीज है ये कि जब भी आपको एटम्स का ग्राम में रिलेशनशिप निकालना है, तो आपको जाना पड़ेगा किसके साथ में, मोल कॉन्सेप्ट के साथ में। मोल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी आपको वहां पे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है। इसके बेसिस पे एक और हाइपोथेसिस निकल के आया था जो अवोगाद्रो ने दिया था। वो हाइपोथेसिस क्या होता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ध्यान से पढ़ो, शब्दों को चबा के पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम्स की बात नहीं हो रही है, इनर्ट गैस के अलावा कभी भी हम लोग एटम्स की बात नहीं करेंगे। यहां पे बात क्या चल रही है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कब, जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्डाइज कर दिया या सेम कर दिया, ठीक है। जनरली हमने कौन सा लिया है, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा तापमान जिसको हम लोगों ने निश्चित कर दिया, मानक मान रखा है, सेटअप कर दिया, और प्रेशर को भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान रखा है। वो कितना है 0 डिग्री तो टेम्परेचर में है, या फिर 273 केल्विन हो जाएगा, और साथ में 1 एटीएम प्रेशर। कितना प्रेशर लेना है 1 एटीएम प्रेशर, या फिर अदर वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे जब भी आप किसी गैस का 1 मोल लोगे, उसके अंदर 22.4 लीटर का वॉल्यूम होगा। याद रखना 22.4 लीटर का वॉल्यूम कब होगा, जब आप उसका 1 मोल लोगे, कहां पे, एसटीपी के अंदर। क्लियर हो गई ये बात। 22.4 लीटर बोल लो या फिर 22,400 ml बोल लो, दोनों बराबर है। क्लियर।
वॉल्यूम्स कब बराबर होंगे? जब कंडीशंस कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन करो फटाफट से, ठीक है? ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एसटीपी पे ठीक है, तीन चीजें दी हुई है। वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हो आप और उसके बाद आंसर भी कर सकते हो। एसटीपी पे 1 मोल 1 मोल 1 मोल दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। कहां पे? एसटीपी पे। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल पे? बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स। ये मेजर करके आया है। इसका कितना होगा? 22.4 लीटर्स। करेक्ट ना? इसका कितना होगा? 22.4 लीटर्स। कितने लोगों के आ चुका है? तीनों का आंसर सेम आया? सब गधे हो? नहीं, वैसे वाले गधे नहीं, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, पर बेटा समझो ना, ये तो सॉलिड है। इसका वॉल्यूम कैसे निकाल रहे हो आप अभी यहां पे? एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस किसके लिए लगता है? गैसेस के लिए। देखो ध्यान से पढ़ो, पहली लाइन क्या है इसकी? ऑल गैसेस। समझ में आ गया? क्वेश्चन मजे के लिए दिया गया था, लल्लू क्वेश्चन है। इफ अगर मेरे गधा बोलने से ऑफेंसिव लगा है तो टेक इट, क्योंकि क्लास में पढ़ने में ध्यान दो। ये लल्लू क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? लल्लू। आपको लल्लू बना के चला गया। क्या करते हो? अगर सबके आंसर 22.4 आ रहे हैं तो नहीं आने चाहिए, अगर किसी के आ गए तो नहीं, और किसी के नहीं आए तो बहुत बढ़िया। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? मोल सोडियम क्लोराइड। ये तो सॉलिड होता है ना। हमने एवोगाड्रो हाइपोथेसिस किसके लिए निकाला है? सिर्फ गैसेस के लिए। किसके लिए निकाला? सिर्फ गैसेस के लिए। तो ये आंसर नहीं होगा। चलें आगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब लाइन लगने वाली है क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपकी लाइन स्क्रीन पे आ चुका है, देखो ध्यान से। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ 128 ग्राम ऑक्सीजन एट एसटीपी। क्लियर? मैं आपको पहला क्वेश्चन करके बता रहा हूं अप्रोच के साथ में, फिर धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे इसके फॉर्मूला डेवलप कर लें, या फिर खुद से इतना स्पीडी काम करें कि फटाफट से हो जाए। मैं कभी भी इसके फॉर्मूला याद नहीं करता हूं, मैं सिर्फ स्पीड से कर लेता हूं उनको क्वेश्चंस को। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं 1 मोल लूंगा, ये तो गैस ही है ना, उसका वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। अरे लेकिन तो चक्कर है, यहां पे इसने ग्राम में दिया हुआ है और मुझसे पूछ रहा है मोल के बारे में। तो आ जाओ हम एक रिलेशनशिप निकाल लेते हैं जो हमको याद रखना है सभी के लिए। प्लीज रिमेंबर, ये याद रखना है। रिलेशन इन मोल एंड ग्राम्स। ठीक है, जो भी वेट दिया हुआ क्वेश्चन में उसके मोल्स निकालने में कैसे निकालना है? मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ये करोगे तो क्या निकल के आएंगे? मोल्स। हमारे पास गिवन मास कितना है? 128। कितना है? 128। और हमारा ग्राम एटॉमिक मास हमको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? इसीलिए कह रहा हूं ध्यान रखो। यहां पे पहली बात तो यहां पे मैंने क्या लिया है? ऑक्सीजन गैस। तो ये एटम्स तो है नहीं। क्या ये एटम्स हैं? अगर मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन गैस की, तो क्या ये एटम है? नहीं, ये मॉलिक्यूल है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं एटम की तो ये लिखता मैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे गैस की, तो गैस क्या होता है? मॉलिक्यूल। तो ये लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए ग्राम एटॉमिक मास नहीं आएगा।
इसके लिए क्या आएगा, मोलेक्युलर मास। क्या आएगा, मोलेक्युलर मास। समझ में आ गई बात। इसके लिए क्या लिखना है, ग्राम मोलेक्युलर मास। किसी भी सब्सटेंस का मास, किसी भी मोलेक्यूल का मास ग्राम में। हमने शुरू में निकाले थे रिलेटिव मोलेक्यूल मास, उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो, क्या निकल के जाएगा, ग्राम मोलेक्युलर मास। इतना स्ट्रेसफुल नहीं था इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक डिटेल में। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का ग्राम मोलेक्युलर मास। देखो ध्यान से बेटा, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हमारे पास 2 है तो कितना हो जाएगा, 32। तो इस क्वेश्चन में यहां क्या आएगा बेटा, 32। और जब डिवाइड करोगे सोल्व करने के बाद तो कितना आ जाएगा, ये मोल। कितना आ गया बेटा, 4 मोल। क्लियर। अब देखो एक मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4। तो 4 का कितना निकाल लेंगे, ये 4 यहां लिखो, इतना हो गया। ये एक्स है कि नहीं है, ये अभी हमको पता नहीं है ना, तुमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया उसको। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कर दे तो यहां क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 22.4। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहां से चेक कर सकते हो आप। बात समझ में आ गई। इसलिए क्वेश्चन दिया गया है ये, ताकि आप समझ सको कि वॉल्यूम का रिलेशन ग्राम से कैसे निकालना है। आई होप ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ट्राई करा करो, मेरे क्वेश्चन करने से पहले आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ये ग्राम एटम्स क्या होता है, ओ माय गॉड। ग्राम एटम्स का मतलब कुछ नहीं है, वो पूछ रहा है मोल्स के बारे में। ठीक है, अब कितने में निकालना है, कितने एटम्स दिए हुए हैं, इतने एटम्स। कितने एटम्स दिए हुए हैं, इतने एटम्स। इफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज 24 देन कैलकुलेट मास ऑफ द सैंपल। इसका मास निकालना है मुझे। क्या निकालना है बेटा, इसका मास निकालना है मुझे। आ जाओ ट्राई करते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो यहां लिख दो एटम्स कितने दिए हुए हैं, 2 इंटू 10 पावर 23 एटम्स गिवन है। कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, हमेशा एक लाइन याद रखना कि जब मेरे पास एक मोल था, एक मोल के अंदर कितने होते हैं, 6.02 10 पावर 23 एटम्स होते हैं, नहीं होते, हाँ या ना। ये लाइन सबको पता है ना। अगर मेरे पास एक मोल है तो कितना एटम्स होगा उसके अंदर, 6.02 टू 10 पावर 23 होगा। अरे ये एक मोल तो इस 24 के बराबर भी होगा। 24 ग्राम लूंगा तभी तो इतने पार्टिकल्स आएंगे उसके अंदर। बात समझ में आ रही है ना, 24 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इतने। तो रिलेशनशिप कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, रिलेशन कैसे निकालोगे कि जब मेरे पास, यहां से ध्यान से, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैंने लिए 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, कितने एटम्स थे, इतने, तो मेरे पास कितना मास आया, 24। इतना मास आया नहीं आया बेटा, स्टार्टिंग से देख लो ना कि हमको कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब मोल्स निकालने हैं या मोल्स बताने थे इसके। तो इफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज 24 देन द कैलकुलेट मास ऑफ द सैंपल। मास कितना था सैंपल का, मास निकालना है अल्टीमेटली। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये लाइन देखो, ये लाइन सबको समझ में आ गई। 6.02 10 पावर 23 इक्वल्स टू 24 ग्राम्स ऑफ दैट सैंपल। ये तो उसका ग्राम एटॉमिक मास है ना, ग्राम एटॉमिक मास है कि नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास है ना बेटा, बस। तो ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम होते हैं। अब हमें कितना दिया हुआ है भैया, हमें दिया हुआ है इतना, 10 पावर 23 एटम्स। इसके अंदर कितना मास है, x। सही है ना बात, इसका तो निकालना है। अब वापस से क्या करेंगे बेटा, इस वाले का मल्टीप्लीकेशन इससे, और ये वाला इससे हो जाएगा और ये वाला इससे हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे एक बार, हाँ ध्यान से देखना, मैं यहीं पे लिख रहा हूं आप लोग के रेफरेंस के लिए, आप पीछे कंटिन्यू कर सकते हो। इसको जब मैं ब्रैकेट बनाऊं यहां पे, अब यहां देख लो, x इंटू ये, तो 6.022 10 पावर 23 इंटू एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा,
24 इंटू 2 इंटू 10 पावर 23। सोल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और आंसर हमारा वैसे भी ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, ये क्वेश्चन समझो। हम यहां से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। क्वेश्चंस आपको लेंथी लग रहे होंगे, पर देखो कनेक्शन बैठ रहा नहीं बैठ रहा। ओलंपियाड्स, मैं नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन पीछे वाला आएगा, इसके तरह के तो बतेरे क्वेश्चन है जो ओलंपियाड्स वाले देखते भी नहीं है। बट हमको कॉन्सेप्ट सीखना भी, फिलहाल कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। फिर चलें आगे, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। आपको मिली है 224 ml ऑफ अ ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? ट्राई एटॉमिक का मतलब ऐसी गैस जिसके अंदर 3 एटम्स हैं, ठीक है। इसका मास कितना है? 1 ग्राम। मास कितना हो गया? 1 ग्राम। कहां पे? यहां पे। इस लाइन का मतलब क्या है बताओ? ये 2 लाइन का मतलब क्या है? कौन सी कंडीशन से ये क्वेश्चन पढ़ो। 224 ml ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस, वे 1 ग्राम एट 273 केल्विन एंड 1 atm। ये लाइन है, इसमें इसका मतलब क्या है? क्या कंडीशन है ये? STP 0 डिग्री एंड 1 atm। अब यहां पे द मास ऑफ 1 एटम। अच्छा अब सुनो मेरी बात, क्या इस लाइन के बिना इसको मैं काट दूं, सपोज करो इसको मैं काट दूं, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? फिलहाल तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एसटीपी नहीं लिखूंगा तो आप कभी भी ये नहीं लिख पाओगे 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ये नहीं लिख पाओगे। इसको लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है, एसटीपी बोलो। एसटीपी बोलते हैं क्या हो जाएगा? 0 डिग्री एंड 1 atm। बात खत्म। चलें आगे, ध्यान से देखो अब। तो मतलब ये लाइन जरूरी है। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दिस इज। अब मुझे क्या निकालना है? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लाजवाब क्वेश्चन है ये। लाजवाब तो नहीं कहूंगा पर अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करना मजा आएगा। तो मुझे निकालना है एक एटम का मास। मजेदार है ये चीज। कैसे करें इसको? कैसे स्टार्ट करें? पहली लाइन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 224 ml दिया हुआ है एक ट्राई एटॉमिक गैस का, ठीक है। अगर यहां पे 224 ml है, उसका मास कितना हो गया? 1 ग्राम। हो गया बेटा? 1 ग्राम हो गया ना? 1 ही हुआ, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 224 इंटू 10 पावर -3 लीटर, ये लिखूंगा? क्या लिखूंगा? ये तो लिखूंगा ना। तो उसका मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम होगा नहीं होगा? ये तो लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहां पे लेता हूं 22.4 लीटर, तो उसका मास कितना हो जाएगा? x। ध्यान से देखो, ये लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम लिखी हुई है। यहां पे ml में था, मैंने इसको लीटर में कर दिया। इसका मास कितना हो गया? 1 ग्राम। इसका मास कितना होता है? x के बराबर। और ये x किसके बराबर होगा? यहां पे ग्राम मोलेक्युलर मास। होगा नहीं होगा? किसके बराबर होगा? ग्राम मोलेकुलर मास। या फिर सिंपल सा मैं क्या बोल सकता हूं? 1 मोल के बराबर। हमको पता है एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। वही तो लिखा है बस यहां पे। समझ में आ गया? 1 मोल का वैल्यू कितना होगा? यहां पे वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। इससे क्वेश्चन सोल्व करो। तो बताओ इसका ग्राम मोलेकुलर मास कितना आएगा? सोचो, ग्राम मोलेकुलर मास कितना आएगा इसका? बताओ मुझे, सोचो। कैसे करेंगे? वापस से मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो करो मल्टीप्लाई। यहां कितना आएगा? 22.4 इंटू 10 पावर -3 इंटू x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22.4 इंटू 1। यही होगा बेटा। सोल्व करो। इससे ये गया, नहीं गया? गया ना? आया ना? हाँ गया। आई थिंक थोड़ी सी मैंने इसमें एरर कर दी, इसको मैं दोबारा से कर देता हूं एक बार। 204 था ना? हाँ अभी सही है। नहीं, यहां पे गलती हो गई थोड़ी सी।
मैंने दोनों जगह डेसिमल लगा दिया, एक ही जगह डेसिमल लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां कितना है 22.4 इंटू एक्स, सॉरी इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 224 इंटू 10 पावर -3 इंटू एक्स। इसको सोल्व करोगे, इसको यहां लेके जाओगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ग्राम। कितनी आ जाएगी 100 ग्राम। समझ में आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 ग्राम। अच्छा ये 100 ग्राम क्या है बेटा, वापस से देखो। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंच जाते हैं, फिर हमको दोबारा से पढ़ने पड़ते हैं। मैं इसको एक बार री एक्सप्लेन करूंगा। x की वैल्यू क्या है 100 ग्राम। तो ये x क्या है, ये x है वहां पे हमारा ग्राम मोलेक्युलर मास, यही होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100 ग्राम आई नहीं आई, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने जीएमएम बोल दिया, जीएमएम की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम। यहां तक में कोई डाउट है क्या? वापस से चलो, क्वेश्चन बोल रहा है 224 ml ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस वेज दिस कहां पे एसटीपी के ऊपर, ठीक है। अब मुझे निकालना है मास ऑफ 1 एटम निकालना है। तो 1 एटम का मास निकालने के लिए मैं क्या करूं, 1 एटम का मास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिलेशनशिप निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालने पड़ेंगे, मोल और एटॉमिक एटम्स में रिलेशन निकालना पड़ेगा मुझे। और मुझे पता है एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23, वहीं से निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या लिया, ये लिया 224 के अंदर कितना है 1 ग्राम। तो जब मैं इसका 22.4 लूंगा तो उसमें कितना हो जाएगा, x होगा नहीं होगा। बस सॉल्व करो तो कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 ग्राम। अब समझना ध्यान से, यहां पे क्वेश्चन में ट्रिक आएगी। इस 100 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, इस 100 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? क्या मेरा आंसर इससे आएगा, क्या मेरा आंसर इससे आएगा? नहीं, मेरे आंसर में अभी टाइम है आने में। कैसे आएगा वो देखो। ये तो है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, मतलब मैं जब इसका 100 ग्राम लूंगा तो 100 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे बेटा, Na मॉलिक्यूल्स। पर ये गैस कैसी है, ये मोनोएटॉमिक है क्या, ये डाइएटॉमिक है क्या, ये है ट्राइएटॉमिक। इसके अंदर 3 एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, और मुझे क्या निकालना है, एक एटम का मास निकालना है। समझ में आ गई ये बात? तो ध्यान से देखो, क्लियर है ना लाइन? यहां पे एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स है कि नहीं है? तो अगर मैं यहां पे Na मॉलिक्यूल लूंगा, कितने मॉलिक्यूल लूंगा मैं, Na मॉलिक्यूल। तो Na मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा 3 इंटू Na एटम्स। कितने हो जाएंगे 3 इंटू Na एटम्स। बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करूं शुरू से, तो मैंने निकाला ग्राम मोलिकुलर मास, कितना आ गया 100 ग्राम आ गया। कितना आ गया 100 ग्राम आ गया। अब 100 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल। अगर देखो तो क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है कि ट्राइएटॉमिक गैस है। ये कैसी गैस है, ट्राइएटॉमिक गैस है। तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होंगे, 3 एटम्स होंगे। तो इसीलिए तो मैंने लिखा 1 मॉलिक्यूल है 3 एटम, तो Na कितना हो जाएगा 3 Na एटम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं 3 Na एटम्स का मास। थोड़ी सी मेरी कभी कभी बीच में हिंदी भी निकल जाती है, माफ करें। कितना हो जाएगा बेटा 100 ग्राम, होगा नहीं होगा? तो एक एटम का कितना होगा, सोचो ना, कितना हो जाएगा 100 अपॉन 3 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। बात समझ में आ गई? वापस से देख लो, 3 Na एटम का मास कितना है 100 ग्राम, सही है। उसके बाद में मुझे कितना निकालना है, एक एटम का मास निकालना है। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल एटम्स। क्लियर? इस तरीके से आंसर आ जाएगा। यू कैन चेक, वहां पे ऑप्शन वापस से मैच कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर लगभग में देखें तो आएगा 18। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.53 समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है।
बात समझ में आ गई? देखो ये क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो सकते हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, मैं वापस से रिकैप कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये क्वेश्चंस आपको अप्रोच करने हैं सारे के सारे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बेटा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको ये क्वेश्चन करना है और इसका आंसर मुझे या तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट्स में बता देना, या फिर आप इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 68 ग्राम। ठीक है, कितने मोल्स है इसके अंदर, आपको बस वो पता करना है। H2S के लिए अगर H2S का आप GMM निकालो तो GMM कितना आता है वो भी देख लो। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, तो कितना हो जाएगा, H2S का कितना हो जाएगा, 34। कितना हो जाएगा, 34। समझ में आ गई ये बात, कितना होगा, 34। उसके बेसिस पे निकालना, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत खास क्वेश्चन है, खास आपके लिए बना के लाया हूं पब्लिक डिमांड पे। अच्छा, ये ओजोन क्या होती है, ओजोन और O2 दोनों एक ही फैमिली में आते हैं। O3 का मतलब क्या होता है, ओजोन, O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ओजोन के 160 ग्राम, कहां पे, एसटीपी पे। अगर मैं एसटीपी नहीं दूंगा तो हम इस लेक्चर में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। अगर एसटीपी नहीं लिखा भूल जाओ, एसटीपी लिखना जरूरी है यहां पे। तो एसटीपी पे कितना आ रहा है इसका, वो आपको निकाल के बताना है। रिलेशनशिप आपको पता है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.4। अरे ये 1 मोल तो इसके ग्राम मोलेक्युलर मास के बराबर होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आए वो क्वेश्चंस जिनमें आपको आने वाला है मजा। 3 क्वेश्चन लेके आया हूं और तीनों में से 2 क्वेश्चन तो एनएससीजेएस के हैं, लास्ट 2 साल, मतलब एक तो 18 में पूछा हुआ है, एक 19 में पूछा हुआ है। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका कॉन्सेप्ट चेक करवाएगा वापस से। ठीक है, मैं फॉर्मूलाज नहीं देना चाहता आपको भी, ऐसा नहीं कि मुझे आते नहीं है, मैंने बनाए नहीं है, मैं फिलहाल आपको फॉर्मूलाज नहीं दूंगा ताकि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे उस क्वेश्चन को करते रहो। समझ में आ गई बात? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स कितने CO2 के आर रिमूव्ड फ्रॉम 22 मिलीग्राम CO2। अब बताओ रिमेनिंग मोल्स कितने हैं। क्वेश्चन करूं मैं, आप पोज कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं इसको स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे ये रिमूव करना है ना, तो इसको भी तो कन्वर्ट करूंगा, मैं नहीं करूंगा कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं किसके अंदर, वापस से पार्टिकल्स के अंदर। मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं, तो इसमें से भी तो मॉलिक्यूल्स निकालूंगा ना। मुझे तो एक बात पता है कि 1 मोल हैज 6 × 10⁻23, यही होता है ना लगभग। अभी उसने 6 ले रखा तो हम भी 6 में लफ मान लेंगे, अदरवाइज आप इससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब 1 मोल इसके बराबर है, इसका मास कितना होगा 1 मोल का, 44 ग्राम। कितना होगा, 44 ग्राम। तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं 44 ग्राम रखता हूं तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6 × 10⁻23। मेरे पास कितने ग्राम से, 220 × 10⁻⁻, मिली का मतलब माइनस होता है, इसके अंदर कितने हो जाएंगे, x। सोल्व करेंगे वापस से, वही तरीके से सोल्व करेंगे, ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई। तो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे और इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे, समझ में आ गई ये बात, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे, उसका मल्टीप्लीकेशन वहां पे। तो सोल्व करें एक बार, तो इसका क्या बनेगा, x × 44 इक्वल्स टू, ये बनेगा कितना बनेगा, 6 × 10⁻23 × 220 10⁻⁻। सोल्व करते हैं, आ जाओ। हालांकि यहां लिखने से कचरा हो गया है, माय बैड, इसको मैं नीचे लिखूंगा, आप लोग के लिए ईज हो जाएगा इसमें। आ जाओ, तो 44 × x इक्वल टू 6 × 10⁻23 × 220 × 10⁻⁻3। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इससे काटेंगे इसको, 10 सॉरी
ये 5 टाइम कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, देख लो। 11 का टेबल बोलो, 11 4 जा 44, फिर ये 11 2 जा 20, तो 20/4 कितना, 5 टाइम हो जाएगा। यहां देखो 6 5 जा 30, कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, और यहां क्या हो जाएगा देखो 23 - 3 कितना हो जाएगा 20। ये इतने एटम्स है मेरे पास में, कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। टोटल मिलाके कितने एटम्स हैं इसमें, टोटल मिलाके कितने एटम्स हो गए, 30 × 10 की घात 20, 10⁻20 हो गए। अब इसमें से रिमूव कितने करना है, इतने करना है, तो कर दो। रिमेनिंग क्या हो जाएगा बेटा, 30 × 10⁻20 माइनस, बताओ, माइनस 6 × 10⁻20। सॉल्व करें, 10⁻20 कॉमन निकाल लो। इतनी तो मैथ्स आती है। 30 - 6 कितना हो जाएगा बेटा, अब 24 × 10⁻20, यही होगा। अब इसमें क्या निकालना है बताओ, इसमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान रखना। तो देखो जब मैं लेता हूं Na, उसमें कितने मोल होते हैं, 1 मोल। कितना मोल होता है, 1 मोल, यही होता है। अब मेरे पास कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, कितने हैं, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24 × 10⁻20, यहां के अंदर कितने मोल्स हो जाएंगे, x, सॉल्व कर दो, x × Na इक्वल टू 24 × 10⁻20। हाँ बेटा जी, तो यहां देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 × 10⁻20। अब x की, ये Na की वैल्यू लिखनी है। Na को हम लोगों ने क्या माना है इस बार, 6.022 माना है क्या, नहीं, हमने क्या माना है, 6 माना है। तो 6 × 10⁻23 आ गया, इससे कटा 4 टाइम्स, तो यहां क्या बचेगा बेटा, 4 × 10⁻−3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन था क्या हमारे पास, अरे A फॉर आंसर आ गया। पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है, आप देख सकते हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब आप वेलकम करो हमारे 2 सबसे बढ़िया क्वेश्चंस में से एक। तो अब स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चंस जो NSJS ने पूछे हुए हैं। क्वेश्चन को देख के आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये अप्रोचेबल क्वेश्चन है। रीजन है कि लास्ट के 2-3 साल में क्वेश्चंस वैसे ही थे, वैसे मतलब कि थ्योरेटिकल अप्रोच अच्छी थी उनकी, लेंथ वाइज वैसे क्वेश्चंस नहीं थे। बट अब ये क्वेश्चंस देखो पीछे, सपोज दैट A and B फॉर्म्स कंपाउंड B2A3 एंड B2A। 2 कंपाउंड बना रखे हैं B2A3 एंड B2A, ठीक है। अब इफ 0.05 मोल ऑफ B2A3 वेज 12 ग्राम एंड 0.1 मोल ऑफ B2A वेज 10 ग्राम, तो बताओ एटॉमिक वेट्स ऑफ A और B क्या रहेंगे। 2020-21 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपका। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इसका 0.05 मोल दिया हुआ है तो क्या मैं इससे इसके 1 मोल का वेट निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 1 मोल के अंदर फिर उसके मॉलिक्यूलर मास को देखूंगा तो एटॉमिक वेट्स अपने आप आ जाएंगे। ये तो कंफर्म है ना कि 1 मोल के अंदर जब मैं उसके एटॉमिक वेट्स को देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा बी का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, ए का कितना कंट्रीब्यूशन है, बस वही निकालना है। तो आ जाओ चेक करते हैं कि अगर मैं B2A3 की बात कर रहा हूं, यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, B2A3 की, और इसका जब मैंने लिया 0.05 मोल तो उसका वेट कितना है भैया 12। जब मैं इसका 1 मोल लूंगा तो उसका वेट कितना बन जाएगा, x के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करना, यहां पे x लिख के मल्टीप्लाई करोगे, मैं सिंपल कर रहा हूं 12/0.05, तो आंसर क्या आ जाएगा 240 ग्राम्स। मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब मैंने 2B और 3A को सम किया तो उसका मास कितना आ जाएगा 240 ग्राम्स, हाँ या ना। 2B मतलब B के 2 ग्राम, मतलब B के 2 बार हमने ग्राम एटॉमिक मास निकाले और उसका A से 3 बार ग्राम एटॉमिक मास को सम किया तो हमारा वेट कितना आना चाहिए 240 ग्राम, यही तो है। उसके बाद में हम देखते हैं B2A के लिए, तो B2A का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दो। जब B2A का मैंने 0.1 मोल लिया, उसका मास कितना है 10 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम, सिंपल। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 2B
प्लस ए, 2b और एक ए का सम कितना होना चाहिए 100 ग्राम। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हम सिंपल इसको सोल्व कर सकते हैं। मैथ्स अच्छी है हमारी, आप लोग की तो अच्छी है कम से कम। तो यहां पे 2b प्लस 3a इक्वल्स टू 240 और फिर 2b प्लस a इक्वल्स टू 100। सॉल्व करते हैं, इसको गायब कर देते हैं, साइंस चेंज कर दो पहले तो। ये सोल्व 3a माइनस a तो कितना हो जाएगा 2a और 240 माइनस 100 कितना हो जाएगा 140। यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है 70। क्या किसी ऑप्शन में a की वैल्यू 70 है? यस है, हमारा आंसर आ चुका है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको अपना कॉन्फिडेंस इस पे बढ़ाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसने डेटा देके घुमा दिया आपको। डेटा के चक्कर में ये आपको घुमाया जा रहा है। इस क्वेश्चन को करना, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था NSE JS 2018 का क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस कोविड से पहले ही इजी आए हैं, कोविड के बाद ही इजी हैं। कोविड से पहले भी इजी क्वेश्चंस आए हैं और ये उनमें से एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच से करना है इसको। अच्छा, कहीं कहीं पे अगर डाउट है, जैसे कि सर ये सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ml। ठीक है, STP पे मान लेना इसको, और STP पे या NTP, अच्छा यहां पे देखो NTP दे दिया तो क्या हो गया, NTP को भी हम लोग ऑलमोस्ट साथ ही मानते हैं। तो अभी फॉर फर्दर कैलकुलेशंस हम लोग NTP पे भी वॉल्यूम कितना मानेंगे 22.4 लीटर्स। समझ में आ गया कितना मानना है 22.4 लीटर्स। बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए क्लास में कर देता हूं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत बार नीट में एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को करते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ protons in 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। इस क्वेश्चन का बस आप सैंपल देखो कि ये क्वेश्चन करना कैसे। थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया कि वो उधर चला गया साइड में। क्वेश्चन का सिर्फ सैंपल देखो, क्वेश्चन करना कैसे, तभी आपको समझ में आएगा और इस तरह के क्वेश्चंस को फर्दर आप कर सकते हो। मुझे निकालना है 34 ग्राम अमोनिया में कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो पहले मैं एक में तो निकाल लूं कि एक अमोनिया का जब मैं मॉलिक्यूल लूंगा तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे। सबसे पहले वो निकालेंगे, उसके बाद में फिर फर्दर बात करेंगे। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या निकालना है, एक के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग बाकी में कंटिन्यू निकालते रहेंगे। चलो सबसे पहले यहां लिखते हैं NH3। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं दो चीजें हैं, एक तो है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का मतलब 7, इसका मतलब ये। इसके अंदर कितने प्रोटॉन है 7 प्रोटॉन। इसके अंदर कितने हैं 1, पर मेरे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 7 + 3 10 प्रोटॉन्स। हाँ या ना। जब मैं आपको एक अमोनिया देता हूं तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं 7 नाइट्रोजन से आ रहे हैं और 3 एक हाइड्रोजन से मिला के आ रहे हैं, 10 प्रोटॉन्स हो गए। अब देखो यहां पे कितने ग्राम्स है मेरे पास 34 ग्राम्स। देखो एक नाइट्रोजन मतलब एक अमोनिया का हमने निकाल लिया, अब हमें बाकी अमोनिया के निकालने हैं। तो हमें कैसे पता कितना अमोनिया वहां पे रखा हुआ है, हमें कैसे पता कि वहां पे कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं। तो आज चेक करते हैं। जब मैं आपको देता हूं 17 ग्राम अमोनिया, कितना अमोनिया 17 ग्राम अमोनिया, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं Na होते ही नहीं होते। 17 ग्राम अमोनिया के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं Na पार्टिकल्स होते हैं। तो अभी हमारे पास कितना है 34 ग्राम्स, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 2 × Na। बात समझ में आ गई। हमारे पास अगर 17 ग्राम अमोनिया है तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं Na पार्टिकल्स। अब हमारे पास में 34 ग्राम अमोनिया है तो उसमें कितने पार्टिकल्स, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर होंगे हमारे पास 2 × Na मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई। अगर एक अमोनिया के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं,
अगर एक अमोनिया के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं तो टोटल मिला के कितनी अमोनिया है हमारे पास में? 2Na एटम्स, सॉरी 2Na मॉलिक्यूल्स। तो उसमें कितने होंगे भैया? 10 इंटू 2 इंटू Na। आंसर। इसके बेसिस पे आप न्यूक्लियॉन्स का नंबर निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे आप न्यूट्रॉन्स का नंबर निकाल सकते हो। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दो, निकाल लो इसको। इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स अवेलेबल हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तीनों क्वेश्चंस आप इसके बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बिकॉज ये लेक्चर हमें एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा। कब? अपने लेवल पे। आपको ये लेक्चर अपने लेवल पे रिपीट करना है। कुछ भी डाउट है, लगता है जेन्युइन डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपस में एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और हम लोग भी वहां पे एक्टिव रहते हैं। कभी कभी हम लोग भी आपको वहां पे हेल्प कर दिया करेंगे। पर याद रखिए स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको रिपीट पे देखना पड़ेगा थ्योरी वाइज। मैं आपको फॉर्मूलाज अभी नहीं दूंगा। फॉर्मूलाज देने का रीजन है कि अभी मैं आपको सिर्फ सीधा सीधा याद करने पे फोर्स कर रहा हूं, नहीं, अभी सोचने पे मजबूर होना है कि जब एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट पे कंबाइन करेंगे तो कितना बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अदर कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशंस, सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक आप बाकी लेक्चर्स को प्रैक्टिस कीजिए, और इसकी शीट्स के लिए, इसकी थ्योरी के लिए आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, उसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। तब तक, जब तक हम मिलें, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।